आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हम इस स्थलमंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम होयल तथा लिटिलटन के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। होयल तथा लिटिलटन के सिद्धांत को समझने के लिए हमने कुछ सब हेडिंग्स तैयार की हैं, जैसे भूमिका, मान्यताएं, सिद्धांत की व्याख्या, आलोचना और अंत में हम देख सकते हैं कि इस सिद्धांत का एक बेहतर निष्कर्ष क्या हो सकता है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम भूमिका की बात करें तो होयल तथा लिटिलटन, क्या नाम है इनका? होयल, और दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम क्या है? लिटिलटन। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हमने क्या बताया? होयल तथा लिटिलटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। दूसरी बात क्या समझनी है कि इनका सिद्धांत 1939 ईस्वी में आता है और एक निबंध था, उस निबंध का नाम था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इस निबंध में इनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1939 ईस्वी में। और अगली बात क्या समझनी है कि इनका सिद्धांत न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित था। किस पर आधारित था? न्यूक्लियर फिजिक्स पर आधारित था। और भूमिका में हम एक बात और लिख सकते हैं कि जेम्स जीन की कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सारी चीज़ें हम भूमिका में लिख सकते हैं। हमने क्या बताया कि होयल तथा लिटिलटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे, और इसके बाद हमने क्या बताया कि एक निबंध था नेचर ऑफ द यूनिवर्स। उस नेचर ऑफ द यूनिवर्स में 1939 ईस्वी में इनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। और अगली बात हमने क्या बताई कि इनका सिद्धांत न्यूक्लियर फिजिक्स सिद्धांत पर आधारित है। और लास्ट में हमने क्या बताया कि जेम्स जीन की कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत में उन कमियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके बाद हम आते हैं, भूमिका के बाद हम किस पर आएंगे? मान्यताओं पर। देखते हैं कि इनके सिद्धांत में कौन कौन सी मान्यताएं थीं। अगर हम इनके सिद्धांत में मान्यताओं की बात करें तो इन्होंने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें मानी थी। इन्होंने बताया कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में एक सूर्य तारा स्थित था। पहला तारा इन्होंने क्या बताया? सूर्य तारा स्थित था। दूसरा, ये क्या मानते हैं कि सूर्य तारे का एक दूसरा तारा था, जिसको इन्होंने क्या कहा? साथी तारा कहा। यानी पहली मान्यता के अनुसार एक सूर्य तारा है, और दूसरी मान्यता में इन्होंने क्या माना कि इस सूर्य तारा का एक दूसरा तारा है, और इस दूसरे तारे को इन्होंने क्या कहा? साथी तारा कहा। तीसरा, एक अन्य तारा मानते हैं, और इस अन्य तारे को क्या कहते हैं कि पास आता हुआ तारा। तो इस प्रकार इन्होंने पहले से क्या मान लिया कि इस यूनिवर्स में सूर्य तारा है। सूर्य तारे के साथ साथ दूसरी मान्यता में इन्होंने क्या कहा कि उसका एक साथी तारा है। और तीसरी बात ये अपनी मान्यताओं में क्या कहते हैं कि सूर्य तारे के पास दूर से एक और पास आता हुआ तारा दिखाई पड़ रहा था। ये इनकी क्या हो गई? मान्यताएं। अब हम देखते हैं कि इन मान्यताओं के आधार पर होयल तथा लिटिलटन किस प्रकार अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। जैसा कि मान्यताओं में हमने क्या बताया कि इन्होंने तीन तारों की परिकल्पना की है। एक तारे को इन्होंने क्या कहा? सूर्य तारा।
और दूसरे तारे को ये क्या कहते हैं, साथी तारा। और तीसरे तारे की जो ये कल्पना करते हैं वो क्या कहते हैं, एक अन्य तारा है जो इन तारों के पास आ रहा होता है। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो साथी तारा है, ये साथी तारा बड़ी तेजी से विकिरण कर रहा था। क्या कर रहा था, तीव्र गति से विकिरण कर रहा था। इस विकिरण में लगातार विकिरण होने से इसमें जो ईंधन था उस ईंधन में कमी आ रही थी। क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। और हम आप जानते हैं कि कोई भी तारा है तो किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के आधार पर। किस आधार पर काम करता है, नाभिकीय संलयन के आधार पर। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद हीलियम निर्मित होता है, और इस प्रकार बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कोई भी तारा इसी प्रक्रिया के द्वारा चमकता रहता है। तो होयल और लिटिलटन क्या बता रहे हैं कि जब ये तारा बड़ी तेजी से विकिरण कर रहा था, उस दौरान समय के साथ इसके ईंधन में क्या आने लगी, कमी आने लगी। और जब ईंधन में कमी आने लगी तो एक समय ऐसा आया कि ये जो साथी तारा था इसमें भयंकर विस्फोट होता है। क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ पूरा पदार्थ इसका क्या है, छितर जाता है और बिखर जाता है। तो अब क्या होता है, फिर ये क्या कहते हैं कि जो इसका केंद्रीय भाग था, इस तारे का जो केंद्रीय भाग था, इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाता है। ये जो केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग क्या है, सूर्य तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाता है, और बाहर होने के बाद एक तस्तरी नुमा संरचना निकलती है केंद्रीय भाग से, और ये तस्तरी नुमा संरचना बड़ी तेजी से क्या करती है, यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में घूमने लगती है। हमने क्या बताया कि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं, एक साथी सूर्य तारा है, एक साथी तारा है, और एक अन्य तारा इसके पास में आ रहा है। और फिर ये क्या बताते हैं कि जो साथी तारा है ये बड़ी तेजी से जो है विकिरण की प्रक्रिया को अपनाता है, परिणाम स्वरूप इसके ईंधन में धीरे धीरे क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। और हमने बताया कि कोई भी तारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हीलियम निर्मित होता है और बड़ी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक समय ऐसा आया कि इस साथी तारे का सारा ईंधन खत्म हो गया, और परिणाम स्वरूप इस साथी तारे में भयंकर विस्फोट होता है, और विस्फोट के बाद इसके मध्य में जो भाग था ये सूर्य तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाता है, और होकर के ये क्या है, घूमने लगता है। परिणाम स्वरूप इसी मध्यवर्ती भाग से क्या कहते हैं कि होयल और लिटिलटन क्या कहते हैं कि इसी मध्यवर्ती भाग से जो तस्तरी नुमा संरचना थी जो घूम रही थी, परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के ग्रहों की क्या हो गई है, उत्पत्ति हो गई। होयल और लिटिलटन क्या कहते हैं कि जब इस तारे में विस्फोट हुआ तो लगभग 5 गुणे 10 की पावर 9 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हुआ, और इतनी अधिक मात्रा में तापमान उत्पन्न होने के कारण जो ग्रह थे, ये ग्रह क्या है, ठोस अवस्था में पहुंच गए। किस अवस्था में पहुंच गए, ठोस अवस्था में पहुंच गए। इस प्रकार ये अपने सिद्धांत की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसके बाद हम आएंगे इनकी
आलोचनाओं पर। देखते हैं इनकी आलोचनाएं क्या क्या हो सकती हैं और किस स्तर पर इनकी आलोचना की जाती है। आलोचना, देखिए वर्तमान समय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय पर इनके सिद्धांत की आलोचना की है। पहली आलोचना तो इस आधार पर की जाती है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जब भयंकर विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में 5 × 10⁹ यानी 9 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हुआ। यह अपने आप में आज भी भ्रामक या संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी इनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जब साथी तारे में विस्फोट हुआ और उसके मध्यवर्ती भाग से तस्तरी नुमा पदार्थ निकला जो लगातार रोटेट कर रहा था, वह 9 भागों में ही क्यों टूटा, इस पर भी इन्होंने कोई विशेष चर्चा अपने सिद्धांत में नहीं की। इनकी अगली आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि जो साथी तारा था, साथी तारे के अलावा जो सूर्य तारा था या जो तारा आ रहा था वह तारा बाद में कहाँ चला गया, उस पर भी इन्होंने अपने सिद्धांत में विधिवत तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से उसकी चर्चा इन्होंने कहीं पर भी नहीं की है। इस आधार पर इनकी आलोचनाएं की जाती हैं और अंत में हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि एक इनका निष्कर्ष क्या हो सकता है। आइए निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, देखिए जैसे जेम्स जीन की जो ज्वारीय परिकल्पना थी उनकी कमियों को इन्होंने दूर किया। जैसे जेम्स जीन ने कहा था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य से निकले हुए पदार्थ से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो इस आधार पर यह देखा गया सूर्य तो हल्के तत्वों से बना है, लेकिन जो ग्रह हैं ये भारी पदार्थ से बने हैं। तो जेम्स जीन की इस कमी को भी इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया है, दूर किया है। फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि समय के साथ इनका सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन आने वाले सिद्धांतों के लिए कहीं न कहीं इनका सिद्धांत एक आधार की तरह कार्य किया है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसको पहुंचाएं, और इससे संबंधित नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।